एकेडमी। आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। सो इफ यू वांट टू स्टडी this research and stats in very easy way, you can visit our channel Sports Science Academy. And if you are preparing for UGC NET physical education or any PGT exam, you can contact this number for joining regular classes. So आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का फर्स्ट पार्ट। उसमें हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इंट्रोडक्शन, थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, उसके थ्रेड्स क्या है, दिस ऑल थ्रेड्स and their controlling their solutions, how we can control internal validity, and then these are the solutions, these are the terminologies we usually ask in many exams. Okay, and for practical knowledge you must know, for doing better research you must know this concept. And here we will cover external validity and their threats and their solutions. So hello everyone, I am Divyam Patidar. Let's proceed. So first of all, let's see what is experimental research. Okay, for introduction about research, what is research and their types, you can visit our previous video. Okay, so अभी हम सिर्फ just experimental research की बात करेंगे. Give me 1 minute. अगर आपको अच्छे से समझना हो कॉन्सेप्ट को, पेशेंसली वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए. ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. अदरवाइज शॉर्ट वीडियोस कवर करके ऊपर से हम नहीं पढ़ेंगे. विल गो एवरी कॉन्सेप्ट डीपली. सो लेट्स बिगिन विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. सबसे पहले सपोज हमारा कोई हम क्या है, ट्री है ना, हम उस पर क्या करते हैं, ट्री, दिस इज द ट्री. ओके, और इस ग्रोथ के ट्री की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पानी डालना पड़ता है ना. अगर हमें ट्री को ग्रो करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा और पेस्टिसाइड्स डालनी पड़ेगी इफ रिक्वायर्ड. ओके, और ग्रोथ की ट्री के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए. ट्री की ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए. अब यहाँ पे हमें सपोज हमें देखना है कि पानी डालने से इसके ट्री की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, है ना. कभी हमने इसमें वाटर डाला, ठीक है, हमने वाटरिंग करी इसमें, सपोज 1 लीटर अगर पानी डालें पर डे, तो इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, कितने प्लांट्स देगा, कितने फ्लावर देगा. अगर हम 2 लीटर पानी डालें पर डे तो क्या इफेक्ट होगा इसकी ग्रोथ के ऊपर, है ना. तो हियर दिस वाटर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ग्रोथ इज डिपेंडेंट वेरिएबल. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड़ में पानी डाल रहे हैं जिसकी वजह से ट्री की ग्रोथ हो रही है. ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक कॉज है. इसके वजह से क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है. क्या इफेक्ट हो रहा है, ट्री की ग्रोथ हो रही है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है. सपोज हमें देखना है अगर हम 1 लीटर पानी डालें तो क्या ग्रोथ पे इफेक्ट होगा. अगर हम 1 लीटर पानी डालें तो इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, है ना, कितनी तेजी से ये ग्रो करेगा. अगर हम 2 लीटर पानी डालें तो कितना इफेक्ट होगा इस पे, 3 लीटर डालें तो कितना इफेक्ट होगा. ये हमें देखना है, अलग अलग इफेक्ट्स देखना है. अगर वाटर को चेंजेस करें हम तो प्लांट के फ्रूट्स के ऊपर या उसकी ग्रोथ के ऊपर या फ्लावर जो भी होंगे उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका. ओके, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर रहे हैं. यहाँ पे हम चेंज करके देख रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर या फिर विदाउट वाटर. तो दिस इज द मैनिपुलेशन. वी आर चेंजिंग, वी आर मेकिंग दिस अल्टरेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम क्या कर रहे हैं, दिस कॉज है, पानी क्या है, कॉज है, जिसकी वजह से हम इफेक्ट देख रहे हैं, आउटकम देख रहे हैं. तो आउटकम किस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आएगा. ओके, सो यू कैन सी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये हमारा कॉज है, ये हमारा इफेक्ट है. तो वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर डिटरमाइनिंग, वी आर जस्ट गेटिंग टू नो अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन की पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं हम.
तो कॉज क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है। मैनिपुलेशन, हम चेंजेस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम ये प्रोटीन लें, XYZ प्रोटीन, ये XYZ पर्टिकुलर कोई सा प्रोटीन है, इसका हम अगर इंटेक करें और हम देखना चाहते हैं इसका बॉडी मास पे, हमारी मसल्स पे, ठीक है, या परफॉर्मेंस के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर आपका इस पे क्या इफेक्ट होगा, आपको ये देखना है इस प्रोटीन के इंटेक की वजह से। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, प्रोटीन इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस योर परफॉर्मेंस, और वी कैन से स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एंड योर स्ट्रेंथ इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जैसे प्रोटीन का टाइप ए लिया आपने, या फिर प्रोटीन का टाइप बी लिया, या विदाउट प्रोटीन नेचुरल डाइट से क्या परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ और भी वेरिएशंस आ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा सपोज इनपुट है, ये हमारा क्या है, कोज है, और ये है हमारा आउटकम, ये है हमारा इफेक्ट। सो हियर वी आर जस्ट लुकिंग फॉर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अब यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पे क्या हो सकता है, हम जब प्रोटीन लेते हैं तो जरूरी है हमारे सिर्फ पूरे डेली वर्कआउट में या फिर डेली लाइफस्टाइल में सिर्फ प्रोटीन ही है जो इंक्लूड होता है। हो सकता है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करते हो, एक्स्ट्रा डाइट भी लेते हो, ठीक है, वो भी तो हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकती है, जो कि स्टडीज में इंक्लूड नहीं है ना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंडिंग वेरिएबल, और वी कैन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोल सकते हैं हम उसको, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करती है और वो हमारी स्टडीज में इंक्लूड नहीं है। ओके, एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएबल, वी विल टॉक इट सेपरेटली, ठीक है, कैटेगरिकल वेरिएबल, कंपाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, we will talk this all separately, okay, in different video. So this is just a cause and effect relationship. Okay, so here independent variable is manipulated to judge the its effect on dependent variable. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है कि हम अगर हम 1 लीटर वाटर डालें तो क्या इफेक्ट होगा, 2 लीटर डालें तो क्या होगा, या हम प्रोटीन अगर 5 ग्राम ले तो क्या होगा, 10 ग्राम ले तो क्या होगा हमारी, या फिर विदाउट प्रोटीन ले तो हमारे मसल्स मास के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो दिस इज जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो क्राइटेरिया मस्ट बी प्रेजेंट टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब हम जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन्हें फुलफिल करना जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं। ऐसे ही किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उठा के, डिपेंडेंट वेरिएबल को उठा के उनके बीच में हम कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं देख सकते, है ना। देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया कि सिलेक्शन के पहले उनको क्या क्या देखना चाहिए हमें। तो क्या है यहाँ पे, द कॉज मस्ट बी प्रीसीड द इफेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा दिस इज अ क्लाउड, ठीक है, क्लाउड में क्या, ये क्या हुआ, बारिश हुई है, रेनिंग हुई है। अब रेनिंग के वजह से क्या हुआ है, कीचड़ हुआ है, ठीक है, रेन के वजह से क्या हुआ है, कीचड़ हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कॉज क्या है, रेन, कॉज क्या है, रेन है, इफेक्ट क्या है, कीचड़, ठीक है, कीचड़ हुआ है, वो इफेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रेनिंग के वजह से इफेक्ट होना चाहिए, रेनिंग के वजह से कीचड़ होगा ना, या कीचड़ की वजह से रेन होगा, नहीं, रेन के वजह से ही कीचड़ होगा, ठीक है, उसके वजह से ही कीचड़ होगा। तो दैट इज मींस कॉज मस्ट प्रीसीड द इफेक्ट, कॉज मस्ट प्रीसीड द इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉज की वजह से इफेक्ट होगा, ना कि इफेक्ट की वजह से कॉज होगा, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, XYZ प्रोटीन हमने लिया है, उसके वजह से मसल्स मास में इंप्रूवमेंट हो सकता है, ना कि मसल्स मास में प्रोटीन में कोई चेंजेस आएगा मसल मास की वजह से। तो ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, कॉज मस्ट प्रीसीड द इफेक्ट। तो ये हमारा फुलफिल होना चाहिए फॉर कॉज एंड इफेक्ट, एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी कोरिलेटेड विद ईच अदर and cause and effect cannot exist unless two variables are correlated. The correlation between cause and effect cannot be explained by another variable. Second condition, first condition क्या थी, cause must precede the effect.
है ना? तो कॉज की वजह से इफेक्ट होना चाहिए, ना कि इफेक्ट की वजह से कॉज होना चाहिए। तो दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड, देयर मस्ट बी कोरिलेशन। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में बीच में कोरिलेशन होना जरूरी है। विदाउट कोरिलेशन हम इसको वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर सकते हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में। कैसे करेंगे? अगर इसको चेंज करने की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आया तो मतलब इनके बीच में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, राइट? अगर हमने प्रोटीन का इंटेक किया, उसके वजह से अगर कोई चेंजेस नहीं आता है, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, लॉजिकल हम नहीं सोच सकते कि कोई चेंजेस होगा, हम उसको इंक्लूड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ओके, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में कोरिलेशन होना जरूरी है, ठीक है? तभी तो कोरिलेशन क्या है, अगर मैं एक में चेंजेस करूं, ए में चेंजेस करूं, तो बी में भी चेंजेस होने चाहिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? ये बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, तभी हम देखेंगे कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर ए में चेंजेस करूं और बी में कोई चेंजेस ना हो, नो चेंज, तो हम इस पे एक्सपेरिमेंटल करने से मतलब ही क्या है? क्योंकि ए में हम कितना भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बी पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। वी ऑलरेडी नो डेट देयर इज नो इफेक्ट ऑन बी, तो हमें टेस्ट करने से फायदा क्या है? वी ऑलरेडी नो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम। So before proceeding establishing cause and effect relationship between these two variable, there must be a correlation, whether it is negative or positive। ए के बढ़ने से बी को बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना, ए को भी इंक्रीज होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, या फिर नेगेटिव चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। दिस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस आर द सम कंडीशंस कि हमें अगर लॉजिकल कैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें इसका, अप्लाइंग लॉजिकल टेक्निक टू वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और अब अगर हमें रिसर्च करनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, तो क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करने से पहले और एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने से पहले, टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले क्या ध्यान में रखना है? सिलेक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली वी विल गो फॉर लिटरेचर रिव्यू और हम देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? क्या प्रोटीन की वजह से मसल मास बढ़ता है? क्या प्रोटीन की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ता है? क्या इंटरवल ट्रेनिंग की वजह से आपकी स्पीड बढ़ती है? ये ऑलरेडी नो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड है, उसी को हम लेके आगे हम अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करेंगे। ओके, कोई सा लॉजिकली कॉन्सेप्ट होगा उसे ही हम लेंगे, है ना? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। अगर हमें सपोज हमें टेस्ट लेना है इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरवल ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्प्रिंटर्स। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो प्योरली स्प्रिंटर्स होंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए स्प्रिंटर्स का। हमें कुछ यहाँ पे फिल्टरेशन लगाना होगा कि हम पार्टिसिपेंट कैसे लें जो कि स्प्रिंटर्स ही हो। सपोज कोई था जो कल तक फुटबॉल करता था और आज उसने स्प्रिंटिंग ज्वाइन कर ली, तो क्या वो स्प्रिंटर्स कहलाएगा? नहीं, दे मस्ट पोजेस सम फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंटर्स। तो पार्टिसिपेंट एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना जरूरी है। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंट डिजाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट योर रिसर्च, टू इंक्रीज योर पावर, और वी कैन से इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को मजबूत करने के लिए आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके, प्रॉपर सिलेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन हमें पूरा लिटरेचर रिव्यू करके और हमारे एक्सपीरियंस और हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही करना है। हम कैसे भी ऐसे ही हवा में किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं चूज कर सकते। ओके, सपोज हमें चूज करना है कि एंडोरेंस रनिंग करने से VO2 मैक्स में चेंजेस आते हैं, दिस इज वेल एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो ऐसे बहुत सारी कॉमन से लॉजिक्स है हमारे, के बेसिस पे हमें चूज करना है। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी हमें अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना चाहिए। दिस विल टॉक लेटर इन डिटेल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरेबल होना चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम रिसर्च सिलेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरेबल होना चाहिए, जिसे हम मेजर कर सके और जिसे हम बोल सके कि हाँ इतना इंप्रूवमेंट हुआ है ड्यू टू ट्रेनिंग। यूज ऑफ करेक्ट स्टैटिकल मॉडल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ही हमें अप्रोप्रिएट करना है फॉर बेटर रिसर्च। नाउ ये था हमारा एप्लीकेशन। नाउ प्रोसीड टू द इंटरनल वैलिडिटी। नाउ सपोज अब इंडिपेंडेंट हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा मोटो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं।
हम क्या करते हैं, सपोज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एरोबिक या फिर एंडोरेंस ट्रेनिंग, ठीक है, एरोबिक ट्रेनिंग सपोज ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पर दिस एरोबिक ट्रेनिंग का और एंडोरेंस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट होता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस कंडीशन में हमें क्या है, हमें प्रूफ करना है, हमें ये क्लेम करना है, हमें ये दावा करना है आफ्टर रिसर्च कि जो अगर कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आता है, ये कम होता है, ज्यादा होता है, जो भी चेंजेस आते हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में, क्या वो हमारे मैनिपुलेशन करने के वजह से ही आए, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से ही आए, राइट। अगर हम कॉन्फिडेंटली ऐसा बोलते हैं, अगर हमारी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग है, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आया, जो कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आया, वो रनिंग के वजह से ही आया, ना कि एक्स्ट्रा मेडिसिन की वजह से आया, ना कि एक्स्ट्रा डाइट की वजह से आया। हमने क्या किया, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इट्स अवर एबिलिटी, ठीक है, ये हमारी एबिलिटी है रिसर्च की, डिजाइन की और रिसर्च की, कि हम ऐसा बोल सके कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में आया है चेंजेस, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आया है। द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एट्रीब्यूटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। ओके, सो हमें डिजाइन ऐसे करना है रिसर्च को, ताकि जो भी चेंजेस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करें, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो, ना कि एक्सटर्नल वेरिएबल की वजह से या फिर मैच्योरेशन क्या हिस्ट्री या कुछ और थ्रेड्स की वजह से हो। तो ये क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वैलिडिटी, ओ सॉरी इंटरनल वैलिडिटी। सो सिंपल, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, तो सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज आपकी स्ट्रेंथ में चेंजेस आ रहा है, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ दिस एक्स वाई जेड प्रोटीन, और सॉरी दिस इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग सपोज ऑन योर जंपिंग परफॉर्मेंस, है ना, सपोज ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमने रिसर्च कर ली, उसके बाद में हमें क्या दिखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में इंप्रूवमेंट आया, मतलब जंपिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। अभी जंपिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है, ये ट्रेनिंग है हमारा। ओके, अब ये इसी की वजह से आया हो, ठीक है। ये कभी बोल पाएंगे हम, जब हमारी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग होगी, तभी हम ऐसा क्लेम कर पाएंगे यस कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से ही जंपिंग में इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। अगर आपकी इंटरनल वैलिडिटी वीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की हो, एक्स्ट्रा डाइट ली हो, ओके, प्रोटीन लिया हो, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आए हो, या फिर आपकी स्टैटिकल टेक्निक खराब हो, इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। सो थिंक प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली सोचिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा मेजरमेंट चेंज कर सकती है। तो क्या आ सकती है, क्या क्या हो सकता है इसमें, हिस्ट्री हो सकता है, मैच्योरेशन हो सकता है, सिलेक्शन बायसनेस हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है प्रॉब्लम्स। वी विल सी दिस वन बाय वन, सो लेट्स प्रोसीड। इंटरनल वैलिडिटी, internal validity is a basic minimum without which any experimental is uninterpretable. Gaining internal validity involves controlling all the variables, ठीक है, controlling all the variables, controlling this all other variables, so that researcher can eliminate all rival hypothesis as an explanation for the outcome of observed। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ सके, ना कि दिस अदर वेरिएबल का इफेक्ट हो सके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो मेन थिंग इज कंट्रोलिंग दिस अदर वेरिएबल, ठीक है। राइवल हाइपोथेसिस मतलब अपोजिट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, जैसे यहाँ पे एंडोरेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल में कमी आई है, कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आए हैं। राइवल हाइपोथेसिस क्या है, दिस अदर वेरिएबल की वजह से आई है, ऐसा नहीं हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं हुआ, तो अपोजिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे राइवल हाइपोथेसिस को एलिमिनेट करना है, ये एक्सप्लेनेशन यही है, ये दूसरे वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दूसरे वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस नहीं आए हैं।
तो थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी रिक्वायर कंट्रोलिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हमें इंटरनल वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें ऐसा दावा करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आए हैं, तो हमें दूसरे फैक्टर्स को कंट्रोल करना होगा। आपकी दूसरी चीजों को अच्छे से कंट्रोल करना होगा ताकि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफेक्ट ना डाले। ओके, सो हियर वी हैव टू कंट्रोल दिस अदर वेरिएबल। सो अदर वेरिएबल क्या यहाँ पे हो सकते हैं? जस्ट थिंक प्रैक्टिकली कि अगर सपोज जस्ट इमेजिन कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को, आपने क्या करा, आपको देखना है कि स्प्रिंट परफॉर्मेंस पे स्प्रिंट ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे और दूसरी चीजें क्या आ सकती है प्रॉब्लम्स? दैट आर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो क्या हो सकता है? हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टैटिकल रिग्रेशन, सिलेक्शन बायसनेस, एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन, एक्सेप्टेंसी। तो दिस ऑल आर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। इसे दूर करना जरूरी है। अगर हमने इसे अच्छे से कंट्रोल कर लिया, देन आवर इंटरनल वैलिडिटी विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, if these threats are uncontrolled, the changes in dependent variable may be difficult to attribute to the manipulation of independent variable. So अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम ऐसा हमारा बोलना ऐसा नहीं हो पाएगा, हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वजह से ही स्प्रिंट में इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि दूसरे का इन्फ्लुएंस हुआ है अगर हमारी इंटरनल वैलिडिटी वीक रही तो। सो लेट्स सी हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? अब हिस्ट्री हमारे इंटरनल वैलिडिटी पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है ना? हिस्ट्री का क्या लेना देना इसमें? लेट्स सी। सपोज if you want to see the effect of strength training, है ना, abdominal training, strength training, any kind of training on this sprint performance, 100-meter sprint performance, ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? सपोज हमने क्या लिया, हमने पार्टिसिपेंट ऐसे लिए जो कि पूरे नोवाइस हो, न्यू बिगनर्स है। अब बिगनर को हम किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दे दें, उनमें चेंजेस बहुत जल्दी से आ जाएगा राइट। अगर हम कोई सा भी बिगनर सिलेक्ट करते हैं, उन्हें किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दे दे, रिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग किसी भी टाइप की हो, वेदर योर क्वालिटी ट्रेनिंग इज नॉट और यू आर डूइंग प्रॉपर लोडिंग और नॉट, अगर हमने नए स्टूडेंट्स ले लिए, उनको ट्रेनिंग दी है, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट तो आना ही है। कुछ भी कर ले वो इंप्रूवमेंट आना ही है। और सपोज यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो दो ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम ट्रेनिंग देंगे, और क्या हमारा कंट्रोल ग्रुप जिसको कुछ नहीं देंगे, जो एज इट इज जो जैसा चल रहा है उनका डेली वर्क वही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हमने क्या किया, दोनों इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी है ना। अब यहाँ पे इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे लेवल के, जिनका स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इनका बहुत वीक है, तो इनमें चेंजेस आना मुश्किल रहेगा। ये वाले ग्रुप में चेंजेस आना मुश्किल रहेगा। ये अगर एलाइट प्लेयर्स हैं तो इनमें चेंजेस आना मुश्किल रहेगा, और ये अगर नोवाइस प्लेयर्स हैं तो ये कंट्रोल ग्रुप में क्यों ना हो, इनमें चेंजेस आसानी से आ सकता है। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट होता है, अगर हम एक नोवाइस प्लेयर को अगर इसका अपोजिट अगर देखें, अगर न्यू प्लेयर्स है ना, और यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, एलिट प्लेयर्स है, ये अगर न्यू प्लेयर्स को हम अगर बायसनेस करके अगर हम क्या करें, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दे, है ना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देखो, जब हम स्टडीज करते हैं तो हमारी डिजाइन्स होती है, एक को हम ट्रेनिंग, जिसे हम ट्रेनिंग देते हैं वो ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, और जिस ग्रुप को हम कुछ नहीं देते, जो वैसा का वैसा ही रहता है, उसे हम कंट्रोल ग्रुप देते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम कंपेयर कर सके, है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम कंपेयर कर सके कि जो हमारा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने दोनों का प्री टेस्ट लिया, ट्रेनिंग 6 मंथ 6 वीक्स हो चुके हैं सपोज, फिर पोस्ट टेस्ट लिया, अगेन टेस्ट लिया परफॉर्मेंस का, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ चेंजेस है दोनों ग्रुप में, है ना। अगर यहाँ पे चेंजेस आते हैं तो इसको क्या किया, हमने ट्रेनिंग दी है, इसको ट्रेनिंग नहीं दी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको ट्रेनिंग मिली है, इसको नहीं मिली है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग की वजह से ही परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है।
ठीक है, इसलिए तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते हैं और कंट्रोल ग्रुप रखते हैं हम। ओके, तो क्या हुआ अगर हमने सपोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या रखा, न्यू प्लेयर डाल दिए और कंट्रोल ग्रुप में एक्सपीरियंस प्लेयर डाल दिए, तो न्यू प्लेयर के चांसेस है कि उनमें इंप्रूवमेंट आएगा ही परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हिस्ट्री को कंट्रोल करना है। हिस्ट्री को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लेयर्स का हमारे इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इसके लिए हमें ग्रुप को इक्वली बांटना जरूरी है। तो सॉल्यूशंस में देखेंगे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हिस्ट्री। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। ओके, सपोज अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, अगर ट्रेनिंग देते हैं, हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन इफेक्ट ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अगर हमें ये देखना है टॉपिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने 6 मंथ की ट्रेनिंग दी है। ओके, तो 6 मंथ इज वेरी लॉन्ग। ओके, 6 मंथ इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो इसमें अगर हम किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दे, तो यहाँ पे हमारा जो ड्यूरेशन का इफेक्ट हो सकता है, मतलब मैच्योरेशन। ओके, अगर आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आए हैं कॉलेज में, हमें उन्हें कोई सी ट्रेनिंग दे और आफ्टर 6 मंथ उनका ट्रेनिंग का ट्रायल ले, उन्हें ट्रेनिंग दे या नहीं दे, उनमें इंप्रूवमेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही। क्यों? क्योंकि वो टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम के साथ में उसमें मैच्योरेशन आ रहा है, उनमें ग्रोथ हो रही है। ओके, और टाइम ड्यूरेशन के साथ में कुछ एक्टिविटीज में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दिस इज द मैच्योरेशन इफेक्ट, इसे हमें कंट्रोल करना जरूरी है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये हमारा ट्रेनिंग दे या नहीं दे, उनमें तो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो अगर हम 6 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाता है, तो क्या हमेशा बोल देंगे कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से ही आया परफॉर्मेंस? 6 मंथ इज वेरी लॉन्ग, और अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन है तो 1 ईयर भी आल्सो वेरी लॉन्ग, है ना, ये बहुत लंबा है। तो कुछ ओदर्स ड्यूरिंग दिस 1 ईयर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए होंगे, उनका प्लेस, उनकी जगह चेंज हुई होगी, उनकी उधर एक्टिविटी चेंज हुई होगी, उनकी डाइट चेंज हो गई, उनकी इनमें ग्रोथ आया होगा, उनकी खुद का मैच्योरेशन हुआ होगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन के साथ में चेंजेस आना, डेट इज मैच्योरेशन। तो वहां पे हम ऐसा डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से ही चेंजेस आए। तो दिस इज द मैच्योरेशन इफेक्ट एंड वी मस्ट कंट्रोल दिस इफेक्ट। ठीक है, टेस्टिंग इफेक्ट। अब टेस्टिंग इफेक्ट क्या होता है, सपोज हमने क्या किया, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम पहली बार करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसमें पुअर परफॉर्मेंस आता है। अगर हम उसे सेकेंड टाइम करें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, थर्ड टाइम करें तो हम उस टेस्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज ऐसा कोई सा टेस्ट है जो स्किल से रिलेटेड है, सपोज बैलेंस टेस्ट। ठीक है, सेंस बैलेंस एक टाइप की इक्विपमेंट है, उस पर आप बैलेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस टेस्ट, आप इस पर खड़े हो गए। ठीक है, सेंस बैलेंस इज इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होता है, आप उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सामने प्रोजेक्टर पे एक एरो चलेगा, इट्स लाइक अ गेम। ठीक है, आप उसको कंट्रोल करना है, आपको बैलेंस करना है। तो जब आप इस पे पहली बार परफॉर्म करोगे इस बैलेंस टेस्ट पे, तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस पुअर आए। ठीक है, अब आपने सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम इस पे परफॉर्मेंस किया, तो आपका इंप्रूवमेंट आएगा या आप सीख जाओगे, लर्न कर लोगे इस टेस्टिंग प्रोसेस को। आप टेस्टिंग को क्या कर लो कि लर्न कर लोगे, आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टेस्ट लूं, देन मैं अगर ट्रेनिंग दूं बैलेंस की, आसनास की, एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मेरा टॉपिक है सपोज इफेक्ट ऑफ आसनास ऑन बैलेंस। ठीक है, आसनास का, योगिक आसनास का बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सपोज मेरा ये टॉपिक है ना। तो मैंने अगर प्री टेस्ट लिया, एक बार ट्रेनिंग ली, फिर प्री टेस्ट ले लिया, फिर मैंने ट्रेनिंग दी, फिर अगेन मैंने पोस्ट टेस्ट लिया। ठीक है, अगर बीच में भी एक बार टेस्ट ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट वाले टेस्ट, जिस जो हमने फर्स्ट वाले टेस्ट लिया, वो जो अपकमिंग टेस्ट जो होगा वो फर्स्ट वाले टेस्ट से बेटर ही होगा ना, राइट? क्योंकि हम बार बार करके टेस्ट को सीख जाएंगे। तो उस टाइम पे हम कैसे बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग की वजह से इंप्रूवमेंट आया हो सकता है टेस्टिंग का इफेक्ट आया हो, मतलब हम टेस्ट को सीख गए हो, प्रोसेस को करना सीख गए हो।
है ना? सो आपने अगर फर्स्ट टाइम किया तो आपको पुअर परफॉर्मेंस आ सकता है, सेकंड टाइम किया तो और बेटर होगा, थर्ड टाइम किया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि यू लर्न द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। आप बैलेंस बनाना, मशीन का इस्तेमाल करना सीख गए हो। तो दिस इज द टेस्टिंग इफेक्ट, जिसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के वजह से, हमारी योगिक आसनास के वजह से हमारे बैलेंस में इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ टेस्टिंग। आपने फर्स्ट टाइम किया नहीं आया, सेकंड टाइम किया नहीं आया, थर्ड टाइम किया बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो जरूरी थोड़ी ना ट्रेनिंग की वजह से ही आया। तो दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द इंटरनल वैलिडिटी, इसे हमें कंट्रोल करना जरूरी है। तभी हम बोल पाएंगे कि ट्रेनिंग की वजह से ही परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, ना कि टेस्टिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन भी आल्सो एन काइंड ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। सपोज कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हो, उसमें कई सारे स्प्रिंग्स वगैरह या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। सपोज दिस इज स्प्रिंग। अब इसका अगर आप रिपीटेड इस्तेमाल कर रहे हो, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 50 सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना? आपने एक बार टेस्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, आपका रिपीटेड मेजर है, वैसा टेस्ट है, डिजाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर क्या आएगा? लो आ सकता है, स्प्रिंग टाइट है अभी। धीरे धीरे क्या होगा? स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी लूज कर सकता है, इक्विपमेंट अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये अपनी इंस्ट्रूमेंट अपनी क्वालिटी को टाइम के साथ में इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? परफॉर्मेंस क्या आएगा? हाई आएगा, है ना? तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका स्कोर देखें, इसको मेजर करें आप स्ट्रेंथ को, तो आपका स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक डायनामोमीटर, एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल करें, आप बार बार इस्तेमाल करोगे तो उसकी क्वालिटी कम हो सकती है, अगर इट इज ए पुअर क्वालिटी का रहा तो, है ना? तो यहाँ पे अगर क्वालिटी कम हो गई, क्वालिटी लो हो गई टाइम के साथ में, और यहाँ पे आपने ट्रेनिंग भी दी है साथ में, देन हाउ यू कैन से, हाउ यू कैन क्लेम दिस चेंजेस इन परफॉर्मेंस इज ओनली ड्यू टू ट्रेनिंग? हो सकता है स्कोर जो आपका पहले सेम स्कोर अगर आपका 70 बताता था, बाद में वही सेम अगर आप परफॉर्म करो 90 बताने लग जाए, बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द थ्रेट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिकल रिग्रेशन। ओके, स्टैटिकल रिग्रेशन क्या होता है? जब हम बायसनेस करते हैं, जब बायसनेस करते हैं, सपोज हमने 2 ग्रुप लिए, ग्रुप 1, ग्रुप बी, एक एक्सपेरिमेंटल है कंट्रोल ग्रुप, और एनी काइंड ऑफ 2 ग्रुप। अब एक में हमने क्या करा? बहुत हाई परफॉर्मर्स ले लिए, हायर परफॉर्मर्स। ठीक है, इसमें एकदम लो वाले पुअर, इनमें इसका लेवल ऐसा है और इनमें इसका लेवल ऐसा है, पुअर परफॉर्मेंस इनका, एनी टाइप को, वेदर इट इज आईक्यू टेस्ट, परफॉर्मेंस, स्प्रिंटिंग, फिटनेस, एनी काइंड ऑफ डेटा, जिसमें इनका परफॉर्मेंस हाई है, इनका लो है। अब आपने क्या किया? टेस्ट ले लिया इनका प्री। अब जब बाद में अगर आप टेस्ट ले सकते हो नेक्स्ट टाइम, तो ये क्या हो सकता है? जो हाई परफॉर्मर वाले, इनका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है थोड़ा सा, और इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। दैट इज अ स्टैटिकल रिग्रेशन। सो ये कब होता है? जब हम एक्सट्रीम स्कोर्स ले लेते हैं अलग अलग ग्रुप में, एक में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्कोर ले लिया, हाई परफॉर्मर्स ले लिए, एक में लो परफॉर्मेंस ले लिए, या हाई फिटनेस वाले ले लिए और पुअर फिटनेस वाले ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका डेटा चेंजेस होगा विथ टाइम। डेटा इज नॉट स्टैटिक, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो ये दोनों हमारा एवरेज की तरफ जा सकते हैं। सो स्टैटिकल रिग्रेशन occur when two groups are not randomly formed but selected based on extreme score on some measures। तो हम यहाँ पे अगर एक्सट्रीम स्कोर के हिसाब से सिलेक्ट करें 2 ग्रुप को, तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन आएगी, दैट इज अ स्टैटिकल रिग्रेशन। सिलेक्शन बायसनेस, इट इज वेरी कॉमन। एंड अगर सपोज आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और कंट्रोल ग्रुप लिया, है ना? अब आप चाहते हो कि हमारे बैचमेट, अब आपके बैचमेट ने बोला यार हम तो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, है ना? आपने, आपका टॉपिक है इंटरवल ट्रेनिंग, इफेक्ट ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग ऑन स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस। तो इंटरवल ट्रेनिंग इज वेरी हार्ड, है ना? तो आपने क्या करा? एज अ रिसर्चर, आपके स्टूडेंट, आपके बैचमेट भी स्प्रिंट परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेंट है, इस पार्टिसिपेंट में टोटल पॉपुलेशन में आपके फ्रेंड्स भी है। आपने क्या करा? अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, सारे फ्रेंड्स को, आपके बैचमेट्स को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, और जो भी जूनियर से आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? क्या ये ग्रुप रेंडमली फॉर्म हुआ है क्या, या इक्वल बटा है क्या? नहीं, आपने बायसनेस की है यहाँ पे। तो बायसनेस करी है
तो आपने ये सपोज ये जूनियर सारे यहाँ पे आ गए और आपके बेचमेट सारे यहाँ पे आ गए और आप अब इनको प्री टेस्ट लोगे देन पोस्ट टेस्ट लोगे, तो इनमें तो परफॉर्मेंस में पहले से डिफरेंस है, ट्रेनिंग के बाद में भी डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, ये ग्रुप इक्वल नहीं है पहले से, बायसनेस करके ग्रुप इक्वल क्या होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो सकता है, मोर परफॉर्मर, क्या उनके जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। तो बिफोर ट्रेनिंग ये ग्रुप इक्वल नहीं हो सकता है ना। इसका ऑलरेडी परफॉर्मेंस ज्यादा हो, आपके जूनियर्स का परफॉर्मेंस ऑलरेडी ज्यादा हो और आपने ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद में भी इनका ज्यादा ही रहेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ट्रेनिंग की वजह से ही ज्यादा है? इनका तो पहले से ज्यादा है, आपने तो बायसनेस करी कि जो जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको उधर भेज दिया और जो पुअर परफॉर्मेंस थे इधर भेज दिया। तो सिलेक्शन बायस अगर करें तो डेट इज अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी एंड ड्रॉप आउट। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी लॉन्गर टाइम है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप की स्टडी है या फिर बहुत टाइम लेती है या बहुत ज्यादा हार्ड है इसकी ट्रेनिंग, तो उसमें हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो ड्रॉप आउट कर जाए या मूव आउट कर जाए या किसी का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, इसमें पार्टिसिपेंट छोड़ देते हैं बीच में ही एक्सपेरिमेंट को। सिलेक्शन मैच्योरेशन इंटरेक्शन, selection maturation occur only in design in which one group is selected because of some characteristics whereas other group lacks that characteristics. Suppose similar to this biasness, आपने क्या किया, सिलेक्शन क्या है, ये मैच्योरेशन इफेक्ट, सिलेक्शन मैच्योरेशन इफेक्ट, सिलेक्शन मैच्योरेशन इंटरेक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो आपने किसी भी ग्रुप को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिलेक्ट किया, क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिलेक्ट किया। ठीक है, सपोज ए हो गया, बी हो गया, अब आपने क्या किया, किसी भी ग्रुप को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिलेक्ट किया, उसके बाद में वो अच्छे से काम करेगा इसमें, तो क्योंकि आपने इस ग्रुप को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख के इफेक्ट किया, तो उसमें ट्रेनिंग का असर जो भी होगा टाइम के वजह से इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे ही, और इनमें हो सकता नहीं आएंगे। अब इनको आपने क्या डाल दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, इनको आपने डाल दिया कंट्रोल ग्रुप में। सपोज इफेक्ट ऑफ इंस्टेंट ट्रेनिंग ऑन ब्लड शुगर, तो आपने क्या किया, जिनका भी शुगर हाई था, सपोज 150 से ऊपर था जिनका भी शुगर लेवल, आपने उसको डाल दिया सारे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और जिनका शुगर नॉर्मल था, ठीक है, उनको डाल दिया आपने कंट्रोल ग्रुप में। अब ऑब्वियसली अगर जिनका शुगर हाई रहेगा उनको हम ट्रेनिंग देंगे तो टेंडेंसी है कि उनका शुगर लो हो जाए, और इनमें जिनका पहले से नॉर्मल है तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख के, सपोज जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई है वो देख के आपने इनको डाल दिया ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, दैट इज अ सिलेक्शन मैच्योरेशन इफेक्ट। तो टाइम के साथ में इनका ब्लड शुगर कम होगा, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सरसाइज की वजह से ब्लड शुगर कम होगा। तो ऐसा यू कैन से एनी काइंड ऑफ एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हम बायसनेस करते हैं, जिसके बायसनेस की वजह से इंप्रूवमेंट आता है परफॉर्मेंस में, चेंजेस आता है परफॉर्मेंस में। एक्सेप्टेंसी, दिस इज द लास्ट थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। एक्सेप्टेंसी क्या है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हमारा एक्सेप्टेंसी ये है कि सपोज देखो, जब भी हम स्टडी करते हैं हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने ट्रेनिंग दी है, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने प्री टेस्ट ले लिया, ट्रेनिंग से पहले एक टेस्ट ले लिया 100 मीटर परफॉर्मेंस का, उसमें सपोज टाइमिंग आया 13 सेकेंड, सपोज टाइमिंग आया 13 सेकेंड, अब आपने क्या किया, उनको ट्रेनिंग दी, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग दी। अब आपको क्या लगेगा कि पोस्ट टेस्ट हमेशा टाइमिंग इसमें बेटर आएगी, ठीक है ना, हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि पोस्ट टेस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है, और हम ये भी कंसिडर करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रेनिंग मिल रही है, कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं मिल रहा है, जो जैसा है वैसा ही कर रहा है, वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। तो हमारी एक्सेप्टेंसी रहती है कि पोस्ट डेट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है, आफ्टर पोस्ट डेट ले लिया, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो अगर हम एक्सेप्टेंसी करें, तो अगर हमारा ये मेजरमेंट जजमेंटल टाइप का रहता है या रेटिंग टाइप का रहता है, तो हमारी टेंडेंसी है कि हमने सपोज डाइविंग का परफॉर्मेंस है, तो हमारी टेंडेंसी है कि हम क्या करें कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले परफॉर्मर है उन्हें अच्छे मार्क्स दे दें, या जिन्होंने पोस्ट डेटा है उन्हें अच्छे मार्क्स दे दें। तो दैट इज एक्सेप्टेंसी refers to experimenters or tester anticipating that certain participant will perform better। हम ऐसा सोच लेते हैं कि
कुछ पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे, रेट पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस बेटर देन प्री टेस्ट परफॉर्मेंस, यस, बिकॉज दे एक्सेप्टेड टू चेंज। अब हमने जो कि ट्रेनिंग दी है तो पोस्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, हमेशा सोच लेते हैं। तो पोस्ट टेस्ट बेटर, स्किल वाले परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये हमारी एक्सेप्टेंसी है। अब ये हमारे प्रॉब्लम्स थी सारी। अब ये हमारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं क्लेम कर पाते थे, हम ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आए। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये रूट कॉज है। अब अगर हमें रिसर्च को अच्छी बनाना है और हमें इंटरनल वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर हमें क्लेम करना है कि हाँ, कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, तो उसके लिए हम इन चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है, इनका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। तो दिस आर द सॉल्यूशंस, द कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो सबसे बढ़िया और सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन करना आपकी कई सारी वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी के सोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है। सपोज हम फुटबॉल खेलते हैं, रिक्रिएशन खेलते हैं, तो ये हमारा टोटल ग्रुप है, सारे पार्टिसिपेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको लाइन अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अल्टरनेटली सिलेक्ट करते हैं टीम कैप्टन 1, टीम कैप्टन 2। हम क्या करते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हाइट वाइज खड़ा करके 1 2 1 2 करते हैं अल्टरनेट। 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, देन अगेन, ठीक है, 1 2 ऐसे करके रैंडम रैंडम सिलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों बराबर, दोनों टीम में बराबर प्लेयर आ सके, दोनों टीम में इक्वल टाइप के प्लेयर आ सकते हैं। अगर किसमें से कोई हाई परफॉर्मर है तो हाई परफॉर्मर इधर भी इधर भी, एवरेज टाइप के प्लेयर इधर भी इधर भी। तो ऐसे में क्या होगा, मैच फेयर होगा एकदम। अगर दोनों टीम बराबर है, बिफोर मैच, मैच खेलने से पहले दोनों टीम का परफॉर्मेंस अगर बराबर है, तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा हम बोलेंगे ये फेयर है। पर अगर ये ए वाली टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बी के, तो ये क्या मैच फेयर होगा क्या? नहीं होगा, है ना। इफ यू आर प्लेइंग रिक्रिएशन एंड सिलेक्टिंग दिस बोथ टीम फ्रॉम सिंगल पॉपुलेशन, ये हमारे सैंपल्स है, ठीक है, ये सैंपल्स है, तो ये फेयर होगा, नहीं होगा। तो रेंडमाइजेशन इज जस्ट लाइक दैट। रेंडमाइजेशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें किसी भी ग्रुप को रेंडम करना, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों टीम में। पॉपुलेशन, ये जो हमारा पॉपुलेशन है, इसमें से अगर हम 2 सैंपल सिलेक्ट करते हैं, एक को अगर हम एक्सपेरिमेंटल लेते हैं, दूसरे को अगर कंट्रोल ग्रुप में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों जगह इक्वल हो प्लेयर, ठीक है। इसके लिए बस सिंपल सा प्रोसेस है, लॉटरी सिस्टम कर सकते हैं, हम चीट कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड टेबल मेथड, बहुत सारी मेथड है रेंडमाइजेशन की, असाइन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नंबर असाइन कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 50 है पार्टिसिपेंट, ठीक है, हमें 25 लेना है इधर, 25 इधर लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सबको एक आईडी अलॉट कर सकते हैं। सबको एक आईडी अलॉट कर दी कि पहली वाली की आईडी का नंबर है 110, दूसरी वाले का नाम 182 1A3, ऐसे। तो हमने क्या करा, एक चीट ली, एक बॉक्स लिया, उसमें सबकी डाल दी, आईडी नंबर डाल दिया, फिर विड्रॉल किया, ये आया, चलो इधर की साइड, फिर ये आईडी आई, उसको इधर डाल दिया, फिर नेक्स्ट आईडी 112, इसको इधर डाल दिया। तो ऐसे क्या हो सकता है, हमारा रेंडमाइजेशन हो सकता है, जिसमें हम बायसनेस भी नहीं करें, किसी का फेस भी नहीं हमें नजर आए, और जो दोनों टीम है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऐसे में क्या होगा, अब जब दोनों ए ग्रुप और बी ग्रुप ट्रेनिंग से पहले अगर इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन का बायसनेस नहीं होगा, सिलेक्शन बायस इंटरेक्शन नहीं होगा, मैच्योरेशन का इफेक्ट को हम हटा सकते हैं, स्टैटिकल रिग्रेशन को हटा सकते हैं। तो रेंडमाइजेशन इज द वीकेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा दोनों इक्वल टाइप के ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे हम डिपेंडेंट ट्रेनिंग का इफेक्ट देंगे। अब शुरू में ये इक्वल है, शुरू में इक्वल है, अब ट्रेनिंग का इफेक्ट देंगे। अब बाद में क्या रहा, G1 बड़ा रहा, G2 का परफॉर्मेंस लो रहा, G1 का परफॉर्मेंस हाई रहा, और G1 को सपोज G1 ट्रेनिंग ग्रुप में है, इसको ट्रेनिंग मिली है, तो वी कैन से कि ट्रेनिंग के वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, या क्योंकि बिगिनिंग में तो दोनों इक्वल थे। अब बाद में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, इसने ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ गया, इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो दैट मीन्स ट्रेनिंग इज द कॉज फॉर चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर दिस मेथड वी आर कंट्रोलिंग स्टैटिकल रिग्रेशन, सिलेक्शन बायसनेस, सिलेक्शन मैच्योरेशन इंटरेक्शन, ये सारी चीजें। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने से पहले रेंडमाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। ब्लाइंड सेटअप, ब्लाइंड सेटअप क्या होता है,
कई बार इससे स्टडीज होती है, ठीक है। सपोज हमारा इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, हमें देखना है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन दिस मसल मास, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस, ये आपका स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस है, ठीक है, पावर है, एनी टाइप ऑफ मसल मास, उसके ऊपर हमें प्रोटीन का इफेक्ट देखना है, ठीक है, क्या होता है। तो हमने क्या किया, अगर अब मैं 2 ग्रुप बना लूं, एक ये सैंपल है, मेरे पॉपुलेशन है 50 लोग हैं, अब इसमें से 25 को एक्सपेरिमेंटल में, 25 को मैं कंट्रोल ग्रुप में डाल दूं। अब मैंने इनको क्या किया, प्रोटीन दिया, इनको कुछ नहीं दिया, ये कंट्रोल ग्रुप है। अब इनको क्या लगेगा कि हमें जो प्रोटीन मिल रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, वर्कआउट अच्छे से करने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिम जाने से पहले क्या करते हैं, बेसिक डाइट को फुलफिल करने से पहले ही प्रोटीन का इंटेक कर लेते हैं, और माइंड से साइकोलॉजिकली सोचते हैं वो कि हमने प्रोटीन ले रहे हैं, हमारा मसल मास बढ़ेगा, तो वो ट्रेनिंग भी हार्ड करेंगे। तो हमारा एक प्लेसिबो टाइप का इफेक्ट हो सकता है इसमें। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो ग्रुप है, इनको अगर पता चल गया कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, इन्हें पता नहीं चला, पता चल गया, तो क्या हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, या फिर उनके माइंड के वजह से माइंडली वो मेंटली स्ट्रांग समझेंगे, मेंटली वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे। तो हमें ट्रेनिंग देने से पहले नहीं पता चलने देना है कि किसे प्रोटीन मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों, हमने क्या करा, 2 पैकेट बना लिए, एक पैकेट ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, ठीक है, एक एक सॉल्यूशन है। तो इनमें क्या है, दोनों को सिमिलर टाइप का रखा, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दोनों सिमिलर है। अब इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन लाइक सब्सटेंट है, जो कि प्रोटीन का इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट सिमिलर नॉर्मल सा एक सब्सटेंस है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमें पता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिसर्चर को पता है, बाकी इन्हें कोई पता नहीं है। तो दोनों पार्टिसिपेंट के लिए ये दोनों बराबर है। हमने क्या करा, दोनों को दोनों को ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब ये इनको दिया और ये इनको दिया, इनको भी क्या लग रहा है, कंट्रोल ग्रुप को भी क्या लग रहा है, हमें कुछ ना कुछ डाइट मिल रही है। तो ये क्या है, प्लेसिबो इफेक्ट, दैट इज एन प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। तो कंट्रोल ग्रुप को क्या फील हो रहा है कि हमें भी प्रोटीन मिल रहा है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी लग रहा है कि प्रोटीन मिल रहा है हमें। तो दोनों को मेंटली, दोनों के लिए इक्वल कंडीशन हो गई है, दोनों को ऐसा लग रहा है, तो ये कंडीशन दोनों के लिए इक्वल हो गई है। अब इंप्रूवमेंट किस में आता है, अब अगर इंप्रूवमेंट इस ग्रुप में आता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आता है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोटीन की वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया। और अगर इंप्रूवमेंट दोनों में आया है, कंट्रोल ग्रुप में भी इंप्रूवमेंट आता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ने ऐसा सोच लिया कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट आ रहा है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेंटली दोनों को लग रहा है कि हाँ हम डाइट ले रहे हैं प्रोटीन की, पर रियल में प्रोटीन किसको मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। तो दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट, दिस इज द वन वे यू कैन कंट्रोल दिस वेरिएबल वैलिडिटी। सेकंड क्या है कि हमें उसको पता ही ना चलने दे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम पता ही ना चलने दे कि हमें कुछ मिल रहा है डाइट में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पता ही ना चले कि हमें कुछ प्रोटीन मिल रहा है डाइट में। तो ये क्या हो गया, ब्लाइंड सेटअप, ठीक है। Groups don't know, participants don't know whether they are getting any kind of diet, any kind of supplement or no. So that is a blind setup. अब अगर टेस्टर को भी नहीं पता, अब चलो चलो टेस्टर को पता है, वो कभी वो कर दे तो हाँ इसका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, वो रेटिंग गलत दे दे तो। अब यहाँ पे टेस्टर को भी नहीं पता और पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता कि किसे क्या मिल रहा है, वेदर पार्टिसिपेंट गेटिंग डाइट और नॉट, वेदर experimental getting protein or not, control group getting anything or not, कुछ नहीं पता। तो that is an double blind setup, that is an double blind setup, okay। Here only participants are not aware about, ठीक है, participants are unaware about whether they are getting any kind of diet, protein or not, but this is a blind setup. In double blind setup, participant as well as tester don't know whether they are getting, participant were getting protein or any kind of diet or not. इससे क्या होगा, फेयर होगा रिजल्ट। अब वो प्रिडिक्ट भी नहीं करेंगे और माइंड में मेंटली ऐसा मोटिवेशन भी नहीं आएगा, एक प्लेसिबो टाइप का इफेक्ट भी नहीं आएगा, एक
उन्हें ऐसा लगेगा भी नहीं कि हाँ, हमें प्रोटीन की वजह से ही प्रोटीन मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा हमारा। ठीक है? एक्सेप्टेंसी नहीं होगी इसमें। दैट इज़ अ डबल ब्लाइंड सेटअप। See, so method of controlling a threats to internal reality in which participants do not know whether they are receiving the experimental or control treatment. तो उन्हें नहीं पता है पार्टिसिपेंट को, हमने बस एक ग्रुप ले लिया, उन्हें बस दे दिया दोनों को एक जैसा। अब उन्हें कंट्रोल ग्रुप को भी नहीं पता कि हम कंट्रोल ग्रुप में हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी नहीं पता कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं, बस वो ट्रेनिंग करे जा रहे हैं अपने आप से, फिर ट्रेनिंग करे जा रहे हैं या डाइट लेते जा रहे हैं। ठीक है? ऐसे में वो क्या खुद को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। डबल ब्लाइंड सेटअप में ना तो पार्टिसिपेंट को पता है, ना तो एक्सपेरिमेंटल या टेस्टर को पता है। ठीक है? नेदर पार्टिसिपेंट नॉर द एक्सपेरिमेंटल नो वेदर दे आर गेटिंग कौन कंट्रोल ग्रुप में है, कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। ये दोनों को नहीं पता है। ठीक है? टेस्टर को भी नहीं पता है। सो दैट इज अ डबल ब्लाइंड सेटअप। ओके? सिंगल ब्लाइंड सेटअप एंड डबल ब्लाइंड सेटअप। तो नेक्स्ट है हाउथॉर्न इफेक्ट। अब क्या होता है? हाउथॉर्न इफेक्ट इज आल्सो एन थ्रेट। इसमें क्या होता है ना? सपोज क्या हो रहा है कि हमारा जो रेंडमाइजेशन भी हाउथॉर्न इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। सपोज पार्टिसिपेंट्स, हाँ, अब सपोज हमने क्या किया, जूनियर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है? उनके कोच ने क्या किया, सिलेक्ट किया फॉर गेटिंग ट्रेनिंग कि VO2 मैक्स का VO2 मैक्स एंड्योरेंस ट्रेनिंग का VO2 मैक्स पे क्या इफेक्ट होता है, और उनको कंपेयर करना है, VO2 मैक्स का टेस्ट लेना है फुटबॉलर्स और वॉलीबॉलर्स को। तो कोच ने बुलाया उन्हें, ट्रेडमिल पे रनिंग कराई, जो कि अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जो कि इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं। तो उनके वजह से क्या लगेगा, हाँ भाई सब हमको देख रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है? इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर नोवाइस, इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस कंडीशन। जब हमें कोई नोटिस करता है तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज एन हाउथॉर्न इफेक्ट। सपोज लड़के रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लड़का है जो कि रनिंग कर रहा है ना? अब यहाँ पे क्या करा उसने, देख लिया, लड़कियां देख ली यहाँ पे गर्ल्स, तो इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। क्या करेगा, बहुत अच्छे से तेजी से दौड़ने लग जाएगा वो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उसे देख रहा है। ओके? ये लड़कियां उसे देख रही है। तो दैट इज एन हाउथॉर्न इफेक्ट। ओके? एक्सेप्टेंसी हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो, व्हेन वी मीट समवन फर्स्ट टाइम वी से हेलो। तो हेलो इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन समझिए, फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है? इसमें क्या है, सपोज आप क्या ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट ले रहे हो बच्चों के। तो आपने क्या करा, कुछ पर्टिकुलर बच्चे, राम, श्याम, दिनेश, ये कुछ पर्टिकुलर बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आपकी ये टेंडेंसी है, इफ इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट, सपोज है ना, डाइविंग वगैरह कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपकी टेंडेंसी है कि आप अपकमिंग टेस्ट में भी इनको अच्छा परफॉर्मेंस दो, अच्छा स्कोर दो। ठीक है? तो बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये अच्छे प्लेयर्स, ये स्किलफुल प्लेयर है। तो ये हेलो इफेक्ट है। तो जब अगर हमारा परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम पे अच्छा दिख गया, तो जो टेस्टर है, जो जज है, वो हमें अपकमिंग टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म दे सकता है, अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो ये क्या है, हेलो इफेक्ट है। एविस इफेक्ट, ये एविस इफेक्ट ऐसा है, अब देखो हम जब ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिलता है, जिनको डाइट मिलती है, जिनको इंटरवेंशन मिलता है, जो भी इंटरवेंशन रहता है, जो भी टॉपिक रहता है, उनको ये उन पे ये इम्प्लीमेंट होता है। और कंट्रोल ग्रुप वाले बेचारे, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनका जो है वैसा ही चलते रहता है, उनको ना तो कोई डाइट मिलेगी। ठीक है? अगर हमारा इफेक्ट ऑफ एक प्रोटीन है तो हम प्रोटीन भी इनको देंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। ठीक है? तो कंट्रोल ग्रुप वालों को पता चल गया कि सर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप वालों को लगा सर इनको इंटरवल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं दे रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो वो खुद से ही हार्ड ट्राई करेंगे, खुद से ही एफर्ट लगाएंगे। ऐसे कैसे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम खुद से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हियर एविस इफेक्ट में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप ट्राई टू डू वर्क हार्ड। ठीक है? एविस इफेक्ट में क्या होता है, हमने प्री टेस्ट लिया, उनमें रिजल्ट मिला, अब वो क्या करेंगे कि दोनों को, हमने ये देखा, कंट्रोल ग्रुप वालों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटरवल ट्रेनिंग, तो कंट्रोल ग्रुप वाले भी उनको देख के सोचेंगे हम भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे हम खुद से। तो ये है एविस इफेक्ट, अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी वेयर
participant in control groups try to harder just because they are in control group. वो control group में इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए कि हम कंट्रोल ग्रुप में फिर भी कर लेंगे। तो ये था हमारा इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स, हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, एस्टिमेशन। So these are the threats and these are the solution. So do better research for practical better research, आप ये अपना सकते हो। Now next है internal validity, external validity। external validity क्या होता है? जब is the ability to generalize the result to other participant to other setting। Suppose हमने क्या किया, ट्रेनिंग दी है, कुछ नई ट्रेनिंग हमने निजात की है, इन्वेंट की, हमने उसको सोचा है कि ये XYZ ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब ये ट्रेनिंग की वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ गया, इंप्रूवमेंट आ चुका है सपोज, तो क्या ये ट्रेनिंग को दूसरे लोग क्यों फॉलो करेंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले क्यों फॉलो करेंगे, है ना? जब फॉलो करेंगे जब आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रांग होगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रांग होगी तभी हम इसको जनरलाइज कर पाएंगे, इसको हम क्लेम कर पाएंगे, यस इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, इफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, देयर परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूवमेंट। ये दूसरे भी कब अपनाएंगे, जब आप इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे एक ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग डिजाइन ऐसी बनानी पड़ेगी हमें, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ताकि हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये आप ट्रेनिंग करोगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी ये प्रॉब्लम्स को हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम इसका एक्सटर्नल वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे थ्रेड्स हैं हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी के। फर्स्ट वन इज इंटरेक्टिव इफेक्ट। इंटरेक्टिव इफेक्ट बेस्ट फॉर जस्ट 1 सेकेंड। सो फर्स्ट थ्रेड है रिएक्टिव इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। ओके, ये हमारा फर्स्ट है, द इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन बायसनेस एंड द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, मल्टीपल ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस। सो सी वन बाय वन। फर्स्ट थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये पहला थ्रेड है। ठीक है, सो अगर ये पहला थ्रेड में क्या होता है, रिएक्टिव इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पे सपोज क्या किया हमने, प्री टेस्ट लिया। इफ वी टेक अ प्री टेस्ट, ओके, हमने क्या किया, सपोज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, दिस इफेक्ट ऑफ दिस वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोमेट्रिक ट्रेनिंग, एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑन दिस स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सपोज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, XYZ ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्री टेस्ट लिया, बच्चे पार्टिसिपेंट का प्री टेस्ट लिया। अब इसमें कुछ पार्टिसिपेंट ने नोटिस किया प्री टेस्ट में, क्या नोटिस किया कि दे आर वेरी वीक। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट ने नोटिस किया कि दे आर वेरी वीक, है ना। अब उनको लगा यार हमारा तो स्ट्रेंथ बहुत वीक है, अब हम क्या करें, तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देंगे, वो ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये क्या थ्रेट है कि अगर हम प्री टेस्ट लेते हैं और वो अवेयर हो जाते हैं पार्टिसिपेंट कि हमारे में ये चीज की कमी है, ये वीकनेस है, तो वो क्या करेंगे, अपकमिंग ट्रेनिंग के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, सपोज हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ दिस एरोबिक ट्रेनिंग ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब हमने कोलेस्ट्रॉल का प्री टेस्ट लिया, अब उन्होंने कभी कोलेस्ट्रॉल का पहली बार टेस्ट लिया हो और उनका कोलेस्ट्रॉल हाई निकला हो, तो दे आर गेटिंग एंजियस, उन्हें चिंता होगी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो उसको कम करने के लिए वो बहुत सारा एफर्ट करने लग जाएंगे, डाइट प्लान चेंज कर लेंगे, ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, बहुत कुछ करने लग जाएंगे। तो ये क्या है हमारा रिएक्टिव इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग की वजह से इंटरेक्शन है, उसके वजह से रिएक्शन। टेस्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, उसकी वजह से उनका ये रिएक्शन है कि हम परफॉर्मेंस को अच्छे से करें। प्री टेस्ट में मेक अ पार्टिसिपेंट मोर अवेयर। ठीक है, इससे क्या होता है, पार्टिसिपेंट अवेयर हो जाते हैं और सेंसिटिव टू द अपकमिंग ट्रीटमेंट। एज अ रिजल्ट
द ट्रीटमेंट इज नो इफेक्टिव विदाउट प्री टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे हमने किसी पार्टिसिपेंट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वो लिया, डेटा लिया, तो उनका स्ट्रेंथ लो निकला, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट। सेकेंड है इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन बायसनेस एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन बायस, सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन का बायसनेस किया, कुछ बच्चों को पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देख के सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड, आपने उनको ट्रीटमेंट दिया, ट्रेनिंग दी, तो प्लस ये हो गया, मतलब इनका क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। आपने बायसनेस किया, उस बायसनेस की वजह से ट्रेनिंग का दोनों का इंटरेक्शन हो गया और इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से बढ़ गया। और ये वाले आपने नॉर्मल पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए जिनको ट्रेनिंग दी, और इनका परफॉर्मेंस भी कोई खास चेंजेस नहीं आया। मतलब आपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देख के बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और वो बच्चों का ट्रेनिंग के साथ में अच्छा तालमेल बैठ गया और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ओके, तो दिस इज अ ट्रेनिंग व्हेन अ ग्रुप इज सिलेक्टेड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। द ट्रीटमेंट में वर्क ओनली ऑन दैट ग्रुप पोजेसिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रीटमेंट उन्हीं के ऊपर काम कर रहा है जो कि वो कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने जो भी वीक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जिनकी स्ट्रेंथ कमजोर है, वो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और कंट्रोल ग्रुप में सपोज बायसनेस कर दिया हमने, कंट्रोल ग्रुप में नॉर्मल पर्संस डाल दिए और वीक पर्संस डाल दिए हमने, किस में डाल दिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, वेरी वीक, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को वेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इफेक्ट किस में होगा। और एक और ग्रुप है जो कि कंट्रोल ग्रुप है, यहाँ पे सपोज 3 ग्रुप है, 3, ठीक है, जिनको कोई ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कि पहले से इनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ पहले से ठीक ठाक है ना, ये वाले ग्रुप की, ठीक है, ये पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इनमें कोई खास डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये वीक है और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सिलेक्ट करा, किस हिसाब से सिलेक्ट करा कि जो वीक है हमने उनको सिलेक्ट कर लिया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब वेट ट्रेनिंग इनके ऊपर अच्छे से काम करेगी बिकॉज दे आर वीक, तो इनकी स्ट्रेंथ में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट जल्दी आएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये है हमारा सिलेक्शन, तो हमने किया और उसका इंटरेक्शन हो गया ट्रेनिंग के साथ में, तो ये क्या है, सिलेक्शन इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है, दिस इज व्हाट इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन बायसनेस एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। तो सिलेक्शन बायसनेस किया, उसके वजह से ट्रेनिंग में इंटरेक्शन हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, दैट इज अ ट्रेट। प्रोहिबिट द जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेंट लैकिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके वजह से हम क्या करते हैं, इसके वजह से हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हम दूसरों को नहीं बोल सकते कि आपने ये ट्रेनिंग करी है तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ये तो मैंने बच्चे वीक ले लिए इसके वजह से इंप्रूवमेंट हुआ, अगर मैं नॉर्मल में करूँ नहीं हो तो, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इसके लिए इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो सपोज देखो यहाँ पे हम सपोज एक देखते हैं कि टीचिंग लेसन, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग जैसे कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग या फिर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग या वीडियोग्राफी हमने कुछ दिखाई है बच्चों को, तो उनका टीचिंग लेसन की टेक्निक, टीचिंग वे ऑफ टीचिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर ले लिए और यहाँ पे फोर्थ ईयर ले लिए, तो जो कि फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मोर एक्सपीरियंस, तो उनपे ये इफेक्टिव अच्छे से होगा, इस केस में उनपे इफेक्ट अच्छा होगा, वो अच्छे से टीचिंग ले पाएंगे लेसन को, है ना, बिकॉज दे हैविंग अ मोर नॉलेज मोर एक्सपीरियंस। अगर हम फर्स्ट ईयर को भी वो चीज दे तो उनपे वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो ट्रेनिंग, वो चीज ट्रेनिंग को वो अच्छे से ग्रेप नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और इन्हें हम कॉन्फिडेंस टीचिंग लेसन की ट्रेनिंग दे, ठीक है, तो वो इन पे अच्छे से काम करेगा क्योंकि दे आर रेडी टू फॉर दिस, ठीक है, इनका लेवल थोड़ा सा बेटर है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्किल ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट ईयर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन पे ये ट्रेनिंग अच्छे से काम करी, और ये ट्रेनिंग इन पे अच्छे से काम करने की वजह से इनके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए जो कि हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे, इस केस में एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। सेकेंड है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कंडीशन,
अब देखो कई सारे हमारे फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है? लैब में हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। लैब रहती है हमारी, उसमें मास्क वास्क लगा देते हैं, ठीक है? एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। तो क्या जो परफॉर्मेंस है, ठीक है? सपोज दिस इज द, ये आप रनिंग कर रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर, है ना? तो क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस, अब जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो भी आएगा रिजल्ट, क्या उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? यहाँ पे टेम्परेचर अलग रहता है, यहाँ पे प्रेशर अलग रहता है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है सराउंडिंग वो अलग रहेगा, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर, यहाँ पे कोई अपोजिट प्लेयर नहीं रहेगा, यहाँ पे सनलाइट का टेम्परेचर मतलब नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे सनलाइट नहीं रहेगी, ठीक है? यहाँ पे ऑडियंस नहीं रहेगी। तो ये चीजें, ये परफॉर्मेंस को हम क्या जनरल जो ग्राउंड पे कंपटीशन के टाइम पे होने वाला परफॉर्मेंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है? तो ये क्या है? दिस आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है जो कि लैब में हुआ है। अब लैब वाली कंडीशन को हम ग्राउंड पे हर चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की कंडीशन सिचुएशन अलग है, ठीक है? तो रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यही है, ट्रीटमेंट डेट आर इफेक्टिव इन कंस्टेंट सिचुएशन, जैसे कि लेबोरेटरी may not be effective in less constraint setting like real world। तो लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट को हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में आपका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है, प्रेशर रेगुलेट किया जाता है, पार्टिसिपेंट नहीं होते, अपोजिटर नहीं होती, ऑडियंस नहीं होते हैं, और यहाँ की सिचुएशन अलग है। आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे ऑडियंस रहती है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेशर रहता है, यहाँ पे मोटिवेशन रहता है, यहाँ पे एक अलग से फायर रहती है आपको परफॉर्मेंस करने की, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे आप वो चीज टोटली डिफरेंट है। तो दैट इज अ रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में नॉट बी जनरलाइज टू रियल वर्ल्ड सेटिंग। तो इस कंडीशन में हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी थोड़ी सी वीक होती साबित होती है। तो ये हाउथर्न इफेक्ट आपको, जैसे मैंने बताया कि आप ये मैडम के सामने रनिंग कर रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस अचानक से बढ़िया, इनको मतलब टीचर्स को देखकर, किसी भी एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट को देखकर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है ना? कि मुझे प्रूव करना है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है? ये होता है, इट इज रियल, प्रैक्टिकली होता है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं। इफ यू आर गेटिंग नोटिस बाय एनी पर्सन, और ये डिपेंड करता है कि आपको कौन नोटिस कर रहा है, आपको कौन देख रहा है, कौन अंडर ऑब्जर्वेशन में आपके, ठीक है? उससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो डेट इज एन हाउथॉर्न इफेक्ट, ओके? उस केस में भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं हम रिजल्ट को। मल्टीपल ट्रीटमेंट इंफरेंस, अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज हमें ट्रेनिंग देना है ना? अब यहाँ पे मैंने सपोज दे दी इंटरवल ट्रेनिंग। अब सपोज इंटरवल ट्रेनिंग जैसे दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, ये दो टाइप की इंटरवल ट्रेनिंग होती है। तो मैंने एक ही ग्रुप को ये दोनों टाइप की ट्रेनिंग दे दी, क्या है? परफॉर्मेंस, स्प्रिंट परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब यहाँ पे मैं लास्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, मतलब स्प्रिंट परफॉर्मेंस में पर इंप्रूवमेंट दिखा। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि किस वजह से हुआ, एक्सटेंसिव की वजह से हुआ या इंटेंसिव की वजह से हुआ, इन दोनों में से किसके वजह से हुआ? या फिर सपोज मेरा ट्रेनिंग का इफेक्ट है, मुझे मसल मास देखना है, दिस इफेक्ट ऑफ, मुझे देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, सपोज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग और आइसोटोनिक ट्रेनिंग, ये दो ट्रेनिंग है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेवल से, ठीक है? हमने क्या करा, इफेक्ट देखना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मसल मास के ऊपर, इसके ऊपर देखना है मसल्स मास के ऊपर, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, ये पहले ट्रेनिंग दे दी आइसोमेट्रिक 3 डेज के लिए, फिर 3 डेज के लिए दी आइसोटेनिक दे दी, ठीक है? ये दोनों दे दी, 3 डेज के लिए दे दी, 3 डेज के लिए ली, और मसल मास में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट दिखा, मसल मास में इंप्रूवमेंट दिखा। अब यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि आइसोटोनिक की वजह से हुआ या आइसोमेट्रिक की वजह से हुआ है ना? जो कि दोनों मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इम्पोज करे सेम पार्टिसिपेंट को, देन इट विल बी वेरी कंफ्यूजन कि इंप्रूवमेंट किस वजह से हुआ है, ठीक है? सोचने वाली बात है।
व्हेन पार्टिसिपेंट रिसीव मोर देन वन ट्रीटमेंट, अगर एक ही पार्टिसिपेंट को हम एक से ज्यादा ट्रीटमेंट दे, सपोज यहाँ पे एंडोरेंस रनिंग और स्विमिंग दी जा रही है, ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट में इन्फ्लुएंस द सब्सिक्वेंट वन व्हेन द सेम पार्टिसिपेंट आर एक्सपोज्ड टू द मोर देन वन लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे इसके वजह से इसमें परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ सकता है। तो लंग्स कैपेसिटी अगर हमें देखना हो कि किसके वजह से हुआ है, तो एंडोरेंस भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, स्विमिंग के एंडोरेंस की वजह से स्विमिंग में लंग्स कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इन्फ्लुएंस। इस टाइम पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते कि एंडोरेंस की वजह से हुआ है या स्विमिंग की वजह से हुआ है। कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, अब यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी ये थ्रेट्स ये थे, दिस आर द थ्रेट्स, दिस 4 आर द थ्रेट्स, ये प्रॉब्लम्स थी। अब हमें ऐसा जनरलाइज करना हो, थ्रेट्स को कंट्रोल करना हो, अच्छी बनाना हो स्टडीज को, कैसे करें? तो उसके लिए जनरली कंट्रोल सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट, ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन एंड टेस्ट टू प्रेजेंट सम लार्ज पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन सही होना चाहिए, ट्रीटमेंट का सिलेक्शन सही होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सही होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। इसमें हम सारी चीजें ये कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी डिजाइन अच्छी हो तो। डिजाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंट्रोलिंग वैलिडिटीज थ्रेड्स। ओके, सो एबिलिटी टू जनरलाइज द सिचुएशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अगर हम किसी भी सिचुएशन को अगर जनरलाइज कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल वैलिडिटी। सपोज आपने ट्रेनिंग दी, उसको आप बोल रहे हो कि हाँ आप ये ट्रेनिंग करोगे, 18 एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट अगर ये वाली XYZ ट्रेनिंग करे तो उनके स्प्रिंट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, तो दूसरे भी इस ग्रुप वाले परफॉर्म को इस ट्रेनिंग को एडॉप्ट कर रहे हैं, उनके वजह से उनका ट्रेनिंग में चेंजेस आए। तो ये क्या है? इकोलॉजिकल वैलिडिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लेबोरेटरी वाली कंडीशन को रेगुलेटरी में ही जनरलाइज कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को लार्ज पॉपुलेशन में जनरलाइज करने के लिए हमारा सैंपल का गुड रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ओनली 2 पीपल्स को ले लिया, उनको इंटरवल ट्रेनिंग दे दी, आपने उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे दी और बोल दिया कि यहाँ परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ गया। तो 2 में तो चेंजेस आ सकता है, 1 में आ गया तब भी आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है कि लार्ज पॉपुलेशन लेना है, सैंपल साइज लार्ज लेना है, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, वो रिप्रेजेंटेटिव होना भी जरूरी है। तो ये डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन बाय वन, वेरी डीपली एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिकल रिसर्च, देन दिस इज वेरी good way to make your external internal validity very strong. So thank you for watching Sports Science Academy. So you are the curious students जो आपने लास्ट तक इसे सुना है ना। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार में सारा क्लियर कर जाए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सारे, तो एग्जाम कोई सी भी हो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, यू कैन इजिली अटेम्प्ट। So if you want to prepare for any kind of exam related to physical education, UGC NET, you can join our channel. You can join Sports Science Academy regular classes for better understanding, for better explanation and deeper explanation. तो धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगता है चैनल, तो you can visit Sports Science Academy physical और Insta page, physiology exercise।